गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट सेकंड में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में मैक्सवेल इक्वेशन के बारे में जानकारी हासिल करेंगे और डेरिवेशन ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन इन डिफरेंशियल फॉर्म। जैसा कि हम जानते हैं कि मैक्सवेल इक्वेशन को हम डिफरेंशियल और इंटीग्रल फॉर्म दोनों फॉर्म में लिख सकते हैं। मैक्सवेल इक्वेशन डिफरेंशियल फॉर्म में बहुत ही यूज़फुल है। हम यहाँ पे जो चारों मैक्सवेल इक्वेशंस होती हैं उनको डिफरेंशियल फॉर्म में हम डिराइव करने का प्रयास करेंगे। कैसे हम डिराइव करेंगे इंटीग्रल फॉर्म से डिफरेंशियल फॉर्म में। फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन जिसको हम गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी बोलते हैं, इसका स्टेटमेंट ये है, द वैल्यू ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज इन दैट सरफेस। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर कोई क्लोज सरफेस होता है और उस क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज होता है तो उस क्लोज सरफेस से बाहर कितना नेट फ्लक्स निकल रहा है वो हम गॉस लॉ से कैलकुलेट करते हैं, गॉस लॉ के माध्यम से कैलकुलेट करते हैं। और अगर इफ सरफेस डज नॉट इनक्लोज चार्ज, अगर क्लोज सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं होगा, देन द वैल्यू ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी 0। इसका मतलब है फ्लक्स क्लोज सरफेस से तभी ऑब्टेन होगा जब उसके अंदर चार्ज कंटेन होगा, चार्ज उसके अंदर होगा। और फ्लक्स की वैल्यू चार्ज के ऊपर डिपेंड करती है। गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम इंटीग्रल फॉर्म में लिख सकते हैं, सरफेस इंटीग्रल E.ds इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आपने इंटर में ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा। गॉस लॉ के बहुत सारे एप्लीकेशन भी आपने पढ़े होंगे, तो यहाँ हम एप्लीकेशन नहीं बताने जा रहे हैं। ये इंटीग्रल फॉर्म है। इस इंटीग्रल फॉर्म को हम कैसे डिफरेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो मैंने गॉस लॉ को इंटीग्रल फॉर्म में लिख लिया। अब हमें इंटीग्रल फॉर्म को डिफरेंशियल फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में भी इंटीग्रल फॉर्म बनाने का प्रयास करेंगे। तो क्यू को हम इंटीग्रल फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि चार्ज सरफेस के अंदर रखा हुआ है और चार्ज का सरफेस के अंदर रखा हुआ है, इसलिए चार्ज डेंसिटी को हम Q अपान V लिख सकते हैं। चार्ज डेंसिटी को Q अपान V लिख सकते हैं। और सरफेस के अंदर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अगर यूनिफॉर्म है तो हमें मालूम है कि अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन एक समान होता है सरफेस के अंदर, किसी भी सरफेस के अंदर, तो चार्ज डेंसिटी सेम होगी। और चार्ज डेंसिटी अगर सेम होगी तो हम अगर बहुत छोटा सा वॉल्यूम एलिमेंट ले लें dV, तो छोटे से वॉल्यूम एलिमेंट के अंदर जो चार्ज होगा वो भी बहुत छोटा होगा, तो उसको बहुत कम होगा। छोटा का मतलब बहुत कम होगा, उसको हम dq मान सकते हैं। अगर वॉल्यूम एलिमेंट छोटा होगा तो उस वॉल्यूम एलिमेंट के अंदर चार्ज की जो वैल्यू वो भी छोटी होगी, तो हम चार्ज डेंसिटी को dq अपॉन dv भी लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो dq की वैल्यू रो dv के बराबर हो जाएगी। जैसे ही हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो q को लिख सकते हैं वॉल्यूम इंटीग्रल रो dv। इसका मतलब है अगर किसी सरफेस के अंदर चार्ज है तो हम चार्ज की वैल्यू को वॉल्यूम इंटीग्रल रो dv लिख सकते हैं। अगर इफ एनी सरफेस इनक्लोज एनी अमाउंट ऑफ चार्ज देन द वैल्यू ऑफ चार्ज इज रिटन एज वॉल्यूम इंटीग्रल रो dv, राइट। हम लिख सकते हैं, तो q की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। q की वैल्यू पुट करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड में भी इंटीग्रल फॉर्म है, राइट हैंड साइड में भी इंटीग्रल फॉर्म है। लेफ्ट हैंड साइड में सरफेस इंटीग्रल E.ds और राइट हैंड साइड में 1 अपान एप्सिलॉन नॉट, ये पहले से ही है। और यहाँ पे Q के प्लेस में मैंने रो dV लिख लिया है, वॉल्यूम इंटीग्रल रो dV। अब क्या करेंगे, इधर सरफेस इंटीग्रल इधर वॉल्यूम इंटीग्रल है, तो हम सरफेस इंटीग्रल को भी वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज करेंगे। और सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज करने के लिए हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम वेक्टर कैलकुलस की अप्लाई करेंगे। और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के माध्यम से हम सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज कर सकते हैं। तो चेंज करने के लिए सरफेस इंटीग्रल A.ds की वैल्यू लिखी हुई है, इसको हम वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस A dV लिख सकते हैं। तो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ पे A वेक्टर क्वांटिटी है, अगर A.ds लिखा हुआ है और A वेक्टर क्वांटिटी है तो हम इसको डाइवर्जेंस A dV लिख सकते हैं। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को अप्लाई हम तभी कर सकते हैं कि यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी का होना कंपलसरी है। तो सरफेस तो वैसे ही वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो A.ds को वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस A dV लिख सकते हैं।
ये गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम होती है। तो इस फार्मूले को अप्लाई करके अगर ए डॉट डी एस को हम डाइवर्जेंस ए डी वी लिख सकते हैं तो हमारे पास सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एस है। और हमें भी मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल ई भी वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो ये फॉर्मूला यूज करके ई डॉट डी एस को हम लिख सकते हैं डाइवर्जेंस ई डी वी। जैसे मैंने ए डॉट डी एस को डाइवर्जेंस ए डी वी लिखा है तो डाइवर्जेंस ई डी वी हो जाएगा। और डाइवर्जेंस ई डी वी की वैल्यू हो जाएगी 1/ε0 वॉल्यूम इंटीग्रल रो डी वी। राइट हैंड साइड में कोई चेंज नहीं करना है। फिर हम क्या करेंगे, ये जो राइट हैंड साइड में वैल्यू इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो ये वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस ई डी वी -1/ε0 वॉल्यूम इंटीग्रल रो डी वी हो जाएगा। इसको हम इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, वॉल्यूम इंटीग्रल जितना कॉमन आ रहा है उसको हम कॉमन ले लेंगे। तो डाइवर्जेंस ई यहाँ से कॉमन आएगा, सॉरी कॉमन तो डी वी आएगा, डाइवर्जेंस ई नहीं आएगा, कॉमन डी वी आएगा। और ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे डाइवर्जेंस ई यहाँ से मिलेगा और ρ/ε0 यहाँ से मिलेगा। तो डाइवर्जेंस ई माइनस ρ/ε0 डी वी कॉमन आएगा, डी वी इक्वल टू 0। डी वी 0 हो नहीं सकता। अगर डी वी 0 हो जाएगा तो चार्ज कहाँ पे रखा हुआ है, इट इज नॉट पॉसिबल। डी वी को 0 हम कर ही नहीं पाएंगे, हो ही नहीं सकता है। तो डी वी अगर 0 नहीं हो सकता है तो जो ब्रैकेट में लिखी क्वांटिटी है इसको 0 करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा डाइवर्जेंस ई माइनस ρ/ε0 इक्वल टू 0। और इसको हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो डाइवर्जेंस ई इक्वल टू ρ/ε0 हो जाएगा। और डाइवर्जेंस का जो सिंबल होता है, डाइवर्जेंस का सिंबल होता है डेल डॉट। तो डाइवर्जेंस जहां पे लिखा हुआ है तो वहां पे हम वेक्टर डेल डॉट लिख सकते हैं। तो डेल डॉट ई इक्वल टू ρ/ε0 हो जाएगा। अब ε0 को हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेल डॉट ε0 ई की वैल्यू रो के बराबर हो जाएगी। ε0 ई को हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैपिटल डी। ε0 ई को इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखा जा सकता है अगर फ्री स्पेस है तो d इक्वल टू ε0 ई। तो ε0 ई की जगह पे d लिखेंगे तो यहाँ पे ε0 ई के स्थान पे d आ जाएगा। तो डेल डॉट डी की वैल्यू रो के बराबर हो जाएगी। और ये इक्वेशन नंबर 3 या 4, इक्वेशन नंबर 3 और 4 में डेल ऑपरेटर, इसका मतलब है कि गॉस लॉ डिफरेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। डेल इज ए डिफरेंशियल ऑपरेटर। इक्वेशन नंबर 3 और 4 को ही हम फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन बोल देते हैं, या हम गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डिफरेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो गए हम बोल देते हैं। इक्वेशन नंबर 3 और 4 को हम पहला मैक्सवेल इक्वेशन बोलते हैं, मैक्सवेल इक्वेशन इन डिफरेंशियल फॉर्म। डी की वैल्यू ε0 ई ये फ्री स्पेस के लिए होती है। अगर कोई मीडियम है उसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन है तो डी की वैल्यू एप्सिलॉन ई के बराबर हो जाएगी। अब मैक्सवेल का सेकंड इक्वेशन है गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स। ये मैक्सवेल का सेकंड इक्वेशन है। तो जैसा हम जानते हैं कि इन ए मैग्नेट, किसी भी एक मैग्नेट में मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ऑलवेज फॉर्मिंग ए क्लोज लूप। जैसा हमें मालूम है कि एक चुंबक में, एक मैग्नेट में मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्लोज लूप फॉर्म करती हैं। नॉर्थ पोल से आती हैं, साउथ पोल में मर्ज हो जाती हैं, फिर साउथ पोल से फिर नॉर्थ पोल की तरफ जाती हैं। इसका मतलब है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स एक क्लोज लूप फॉर्म करती हैं। और क्लोज लूप फॉर्म करती हैं तो हम बोल सकते हैं कि नेट फ्लक्स की वैल्यू 0 होगी। क्यों 0 होगी? क्योंकि जितनी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स अंदर इंटर करेंगी उतनी बाहर भी आ रही हैं। इसका मतलब द वैल्यू ऑफ नेट मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी 0। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि किसी भी I can also explain as a magnetic monopole cannot exist in a magnet। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि किसी भी मैग्नेट में एक पोल एग्जिस्ट नहीं करता। हमेशा आप एक मैग्नेट के जितने भी पीस कर दोगे हमेशा 2 पोल होंगे, कभी भी ये संभव नहीं है कि एक पोल हो। तो मैग्नेट में मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अगर एग्जिस्ट नहीं कर सकता है तो वैल्यू ऑफ नेट मैग्नेटिक फ्लक्स यानी मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। इसका मतलब है सरफेस इंटीग्रल बी डॉट डी एस की वैल्यू हम 0 लिख सकते हैं। द वैल्यू ऑफ बी डॉट डी एस इज मैग्नेटिक फ्लक्स। अब गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज करेंगे। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज करके हम इस सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज कर लेंगे। सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज करेंगे तो बी का डाइवर्जेंस लेना पड़ेगा। तो डाइवर्जेंस बी डी वी इक्वल टू 0। अब क्योंकि डी वी 0 हो नहीं सकता है, वॉल्यूम एलिमेंट को 0 कर नहीं सकते हैं, तो हम डाइवर्जेंस बी को 0 करेंगे। डाइवर्जेंस बी इक्वल टू 0 तो डेल डॉट बी इक्वल टू 0। डाइवर्जेंस को हम डेल डॉट भी लिख सकते हैं।
इसका मतलब है कि ये जो गॉस लॉ मैग्नेटोस्टैटिक्स से इंटीग्रल फॉर्म में था या डिफरेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। डेल डॉट बी इक्वल टू 0 को हम सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन भी बोलते हैं। थैंक यू सो मच।